नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में एक बार फिर से। और पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसमें एक्चुअली हमने अलग अलग लेक्चर में एग्रीकल्चर को कवर किया था, फिर माइनिंग को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले उसको आप देख लीजिए। फिर आप सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। लेकिन देखिएगा दोनों को, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आधी बात समझोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहने का मतलब है कि ऑल द वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम वैल्यू एडिशन किसी भी पर्टिकुलर प्राइमरी सोर्स में करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया क्या? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कच्चा माल गेहूँ है, उससे आटा बना देना, या फिर उसको आटा बनाने से क्या होता है कि पहली बात उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपके पास लकड़ी उपलब्ध है, तो उसका फर्नीचर बना देना, फर्नीचर या फिर कोई और अच्छी चीज़ बना देना, तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाती है। सो ट्रांसफार्मिंग रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मेकिंग क्लॉथ, आयरन और, तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं आपका सेकेंडरी में आ जाती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा लेना देना है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम खूब ढेर सारा पढ़ने वाले हैं, 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सो हैंडीक्राफ्ट टू मॉल्डिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, प्लास्टिक के टॉयज़ बनाने हो गए, कंप्यूटर के कंपोनेंट बनाना हो गया, स्पेस व्हीकल बनाना हो गया। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं, जो कि सेकेंडरी टाइप का ही एक एक्टिविटी है। सो मास प्रोडक्शन और मॉडर्नाइज्ड, अगर वे में हम पावर सप्लाई की बात करें, जैसे एनटीपीसी वगैरह है, ये भी एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आती है। वो पावर सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री है, ठीक है। सो बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत हम उसको कैसे समझ सकते हैं। सो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको समझिएगा। इसमें स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि जिस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए स्किल होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि मैकेनाइजेशन, इससे मतलब हमारा ये है कि हम जिस पर्टिकुलर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी मशीन लगती है उसको कंप्लीटली हमको जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ऑटोमेशन हो गया। तीसरी चीज़ आपका टेक इनोवेशन हो गया, मतलब टेक्नोलॉजिकल कितने एडवांस है। जैसे इंडस्ट्री 4.0 की बात प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो रोबोट्स को हमने कंपनी में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से सीएनसी मशीन्स को अप्लाई कर दिया है, ऑटोमेशन अप्लाई कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका एडवांसमेंट की ओर ले जाती हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग वैराइटीज़ में सब पार्ट है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, ये भी एक चैलेंज होता है, इसको भी कंप्लीट करना होता है आपका। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए हमें कोडर चाहिए, ठीक है, तो उनको कोड करे कैसे करेगा। इसी तरह रोबोट को बनाने के लिए उसमें जो सेंसर यूज़ होते हैं उनको कैसे कोड करना है, कैसे डिकोड करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए। इसी तरीके से वास्ट कैपिटल, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमें वास्ट कैपिटल चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें चैलेंज होती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक जाना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग को ओवरऑल डिस्कस करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? टू मेक बाई हैंड, मेक बाई मशीन। कहने का मतलब हुआ कि या फिर हाथ से बनाना है या फिर मशीन से बनाया जाना है, तो वो दोनों ही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कहलाती हैं। और उसके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाथ से बनाया जाना या फिर मशीन से बनाया जाना। सो इंडस्ट्री टर्म इज कम्प्रीहेंसिव। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हम अक्सर सिनोनिम्स के रूप में इसको इस्तेमाल कर देते हैं। अब अगर बात करें कि अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप समझ रहे हो कि वर्ल्ड में हर तरफ अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, वहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आपका मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न मैन्युफैक्चर जो है वो अभी पूरे वर्ल्ड में लागू नहीं हो सका। जैसे इंडिया में अभी उतना ज़्यादा अच्छे से इंडस्ट्री 4.2 लागू नहीं किया जा सका। अभी हमारी इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाई हैं, सीएनसी मशीन उतने अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूँ तो वर्ल्ड में लेस देन 10% वर्ल्ड में ही लोग मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर। और मॉडर्न डे जो मैन्युफैक्चरिंग जिसने अपना लिया वो पूरे विश्व में राज कर रहा है, इकोनॉमिक पावर बन चुका है, ठीक है। जैसे चाइना की बात किया जाए, और हम अगर यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो इन लोगों ने पहले से एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैन्युफैक्चरिंग में जैसा मैंने बात किया, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और होनी चाहिए, और कैसे हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो आपका होता है कि असेस टू मार्केट। मार्केट से हमारी जो पहुंच होनी चाहिए वो नज़दीक होनी चाहिए, मतलब कि हमने जो भी चीज़ बनाई उसको मार्केट में सप्लाई कर पाना हमारे लिए निश्चित होना चाहिए। सो मार्केट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीपल डिमांड फॉर गुड्स, मार्केट होता क्या है। अब मार्केट की डेफिनेशन जान लो कि वो प्लेस जहाँ पे पीपल डिमांड करते हैं किसी भी गुड की या किसी भी वस्तु की, उसको हम बोलते हैं मार्केट। ऑल्सो परचेजिंग पावर, ये कलेक्शन ऑफ परचेजिंग पावर होता है, यहाँ से परचेजिंग पावर आपको कलेक्ट होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका असेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हो जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो आपका चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। अब कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी चीज़ हम कच्चा माल लेके आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। ये तो सिंपल सा फंडा है। जैसे कि अगर कोल इंडिया ने अगर कोयला बेचना है उसको एनटीपीसी को,
अब वो क्या करता है, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा कि वो बिजली की जो आपको बिल देना पड़ेगा ना, वो ज़्यादा देना पड़ेगा, कंज्यूमर के जेब से पैसा जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ये चीज़ें कम ही हों। इसी तरीके से स्टील हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन सब में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी मायने रखता है। असेस टू लेबर सप्लाई, अगर लेबर सप्लाई की बात करते हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, सो वो भी आपका कम पैसे में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं। सो ये फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका असेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पेट्रोलियम बेस्ड सोर्स हो सकता है, गैस सोर्स, नेचुरल गैस हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो सकता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट जो होते हैं वो उनसे हम ले सकते हैं। असेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट की तो हमें मान लीजिए बात कर दी कि जैसे हमें रॉ मटेरियल को कैरी करना है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी हमें मिल जाती है और हमें मार्केट से कॉन्टैक्ट हमारा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ गई। समझने वाली बात यह है कि कुछ एग्जांपल दिया गया जहाँ पे कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सिंपल है और उसी मॉडल को पूरे विश्व में लागू किया जाता है। जैसे वेस्ट यूरोप की बात करें, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो ये हाई डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इनके इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपका दुनिया में एक लोहा माना जाता है, उनसे ही लोग सीखते हैं, उसके मॉडल को कॉपी करते हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसी जो होनी चाहिए वो भी आपका एक रोल अदा करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सक्सेसफुल होने में, ठीक है। पता चला कि पॉलिसी इतनी टफ है कि वहाँ पे लोग आपका बिजनेस ही नहीं करना चाहते, इसीलिए आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक अलग तरह की आपकी इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। सो रीजनल पॉलिसी जो होनी चाहिए टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो रीजनल पॉलिसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेस्ड हो, ठीक है, उसी को प्रमोट करती हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को क्लासीफाई करने के कई तरीके हैं, ठीक है। इसको मैंने एक वीडियो में अलग से बनाया है, उसका फ्लो चार्ट दिखाया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके मैं डिस्कस करूँगा। सो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, अगर साइज के बेस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करें तो 3 पार्ट में कर सकते हैं। पहला हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरा हो जाएगा आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन साइज के बेस पे हम इसको इन तीनों को डिवाइड करते हैं। सो अगर हम कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, इसको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। अगर साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ये आपका लोकल रॉ मटेरियल को यूज करके ही बनाई जाती है। इसमें आपका फैमिली जो होता है एज अ पार्ट ऑफ लेबर काम करता है। इसकी जो कमर्शियल सिग्निफिकेंस होती है थोड़ी कम होती है। जैसे फूड स्टफ हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, दाल वगैरह हो गया, ठीक है। फैब्रिक्स हो गया, अगर दरी वगैरह बनाते हैं, मैट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। कंटेनर हो गया बनाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फर्नीचर हो गया, शूज़ हो गया, इसी तरीके से लेदर की चीज़ें हो गई, पॉटरी हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपका कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या होता है कि आसपास की चीज़ों को मिट्टी वगैरह का यूज़ करके, लेदर का यूज़ करके हम काम कर लेते हैं। गोल्ड स्मिथ का जो काम होता है वो भी यही करता है। ज्वेलरी में जो गोल्ड बनाते हैं वो भी उनका भी यही काम है। जो सिल्वर और ब्रॉन्ज के आपके ज्वेलरीज बनाते हैं उनका भी यही काम है। सो ये सारी चीज़ें आपका कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में तो कम से कम समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। सो बाय द प्रोडक्शन टेक्निक, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स, ये मैंने सारी चीज़ें जो दिखाई हैं वो आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या क्या है फिर से बताता हूँ। प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो आपका कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा अलग होती है। वहाँ पे घर के लोग ही लेबर की तरह काम करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो वो काफ़ी कम होती है, सस्ती होती है, उनका मार्केट में पहुँच भी कम होती है, मतलब वो बड़े पार्ट को शेयर नहीं करते। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो उनका शेयर अच्छा खासा फिलहाल होता है। अगर लोकल मार्केट की बात करें, जैसे किसी पर्टिकुलर जिले की बात करें तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस होता है। जैसे चूड़ी इंडस्ट्री हो गई, तो ठीक है, यूपी में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे चूड़ी बहुत पाई जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई साड़ी है, कहीं साड़ी बनाई जाती है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, तो वो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकती है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्शन टेक्निक की वजह से जानी जा सकती है। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी मायने रखता है। लोकल रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं इसमें। सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स होती हैं, मतलब इसमें हाईटेक मशीन्स तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि हाथ से काम कम होता है, बल्कि मशीनों के स्तर पे काम होता है। इसमें सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्किल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ITI वगैरह आपको चाहिए, ठीक है। ITI के अलग अलग ट्रेड इसीलिए बनाए जाते हैं। इसी तरीके से रेस लोकल परचेजिंग पावर, इससे क्या होता है कि लोकल परचेजिंग पावर आपका ठीक ठाक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको आटा खरीदना है, ठीक है, तो आटे की बोरी आती है, अलग अलग कंपनी की आती है, तो इसको आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मान सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ के मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और ये अक्सर आपके डेवलपिंग कंट्री होंगी ज़्यादातर, और ये जो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी सक्रिय रहती है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जितने भी आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, कुछ बड़े प्राइवेट कंपनीज हो गई, जैसे हो गया आपका रिलायंस हो गया, वेदांता हो गया, ये ऐसी कंपनियां जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा हो गया, टाटा को कैसे बोल सकते हैं, तो ये सारी कंपनियां हैं। सो लार्ज मार्केट होता है इनका, वेरियस रॉ मटेरियल्स, वो दूर दूर से भी रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कभी कभी तो विदेशों से भी रॉ मटेरियल मंगाते हैं। इसमें आपका स्पेशलाइज्ड वर्कर होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ तक कि CNC, इंडस्ट्री 4.2, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, अलग तरह का किस्सा होता है। सो असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है। असेंबली लाइन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5-6 अलग अलग तरह की मशीनें हैं, तो उसको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि कोई भी मशीन खाली न रहे। पता चला कि ये काम सरफेस वाला फिनिशिंग काम हुआ नहीं, अगला काम हमें कटिंग करना है तो नहीं हो पा रहा है, वो वहीं फंसा है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि कोई भी मशीन खाली भी न रहे, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। इसको असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट कहते हैं।
तो मास प्रोडक्शन में एक्चुअली ये जरूरी हो जाता है। इसमें लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पता चला कि एनटीपीसी में आप ये जान लो कि बॉयलर लगाने के लिए और कुछ ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको हम फॉरेन से खरीदते हैं, ठीक है, और बिना उनके खरीदे हमारा काम नहीं चल पाएगा। उनकी प्राइस करोड़ों में होती है, तो उस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री के ले आने की बस की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल। अब देखिए लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री वो आपका दो तरीके का हो सकता है। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ट्रेडिशनल में क्या है कि जो मशीन पुरानी चल रही है 10 साल 20 साल पुरानी, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने आसपास के लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल में आपका मटेरियल का कंटेंट कम है, लेकिन फिर भी उसी से काम चला रहे हैं। लेकिन दूसरा हो सकता है कि हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका स्केल हो सकता है। सो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इंडस्ट्री को हम अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो फ्लो चार्ट बनाया था उसी के बेसिस पे काम करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको देखने में परेशानी ना हो, तो सेकंड वीडियो में हम इसी के आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप देख रहे हो तो उसको जरूर देखना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा उसके अलावा, उसके बाद अगर आप इसको नहीं देखते हो तो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।